चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का जो आमंत्रण पत्र है वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े दिग्गजों को ये आमंत्रण पत्र ओथ सेरेमनी का भेजा गया है और यकीनन बहुत सारे लोग इसके इंतजार में भी होंगे। कल शाम को 7:15 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम होने वाला है और देखिए कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी से लेकर एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं सभी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक लगाने को लेकर खुश है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो सहयोगी दल हैं खासतौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, इन लोगों को उम्मीदें हैं कि इस बार बड़ा मंत्रालय उन लोगों को मिलेगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है उस आमंत्रण पत्र की जिसका इंतजार सभी को है। मोदी के शपथ ग्रहण का ये आमंत्रण पत्र है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आशुतोष जी के पास में बहुत देर से नहीं आई थी, हमारे साथ रशीद किदवई जी भी जुड़े हुए हैं। 1-1.5 घंटे हो चुके हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आशुतोष जी पहले आप ही बोल लें, अब तो आमंत्रण पत्र भी आ गया, विपक्ष भी लेकिन इस हार में अपनी जीत क्यों देख रहा है? नहीं, देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी दिलचस्पी इस वक्त ये है कि क्या ये जो सरकार है ये 5 साल चल पाएगी नहीं चल पाएगी। मैं विपक्ष अभी क्या करता है वो इतना इंपॉर्टेंट मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन की सरकार शुरू हुई है इसको 4 चीजें कम से कम करनी चाहिए थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने की, जो मनमोहन सिंह ने की और बाकी गठबंधन की सरकारों में होता रहा। एक कहीं ना कहीं एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनना चाहिए, अन्यथा झगड़े होते रहेंगे कि हमारे ये मुद्दे हमारे वो मुद्दे और उन झगड़ों का कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। दूसरा, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए ताकि गठबंधन के साथियों के साथ लगातार एक इंटरेक्शन होते रहो, किसी तरीके कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर किया। तीसरा, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक कन्वीनर होना चाहिए जो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड, अगर कोई दिक्कत हो तो सरकार के साथ बातचीत कर सके। चौथी चीज ये है कि जो मंत्रिमंडल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। अब अगर उसमें एक सांसद वाली पार्टी का आदमी अगर कैबिनेट मिनिस्टर बनता है और जिसके 14 सांसद हैं तो उस लिहाज से फिर वो भी कहेगा मेरे 6 लोग बनने चाहिए। तो ये भी तय होना चाहिए कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पास होंगे तभी आपको कैबिनेट रैंक मिलेगी या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिलेगा। अगर ये नहीं होगा, अब जैसे एक खामखा एक कंट्रोवर्सी कल शुरू हो गई कि जिस तरीके से आरएलडी के नेता को वहां नहीं बिठाया गया और जिनके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मंच पर बैठे हुए थे, तो जो आदमी वहां बैठा हुआ है उसके मन में तो दिक्कत हो जाएगी, उसके साथ गलत काम किया गया। तो ये तभी हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता साफ तौर पर संगठन की जिम्मेदारी, कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी ले और सिर्फ उसी पे काम करे, न कि मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होता है। देखिए बड़े सारे सुझाव दे रहे हैं इस वक्त। मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपनी स्मृति से और जो अनुभव मेरा रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में बहुत झगड़े रोज होते थे, ऐसा नहीं था। 24 दलों के साथ उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी पूरे 5 साल तक। मैं आऊंगी संगीत जी, 10 सेकंड में बोल लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय का गठबंधन का स्वरूप और जो प्रकृति थी आज के गठबंधन के स्वरूप और प्रकृति से बहुत बड़ा अंतर है। आज भारतीय जनता पार्टी 240 के सीट पर ला करके बैठी हुई है, वहां से मात्र उसे 32 सीटों आंकड़ों का पार करना है। उस समय 100 से ज्यादा उनको सांसदों की आवश्यकता पड़ रही थी, लगभग 100 के आसपास। ठीक है, तो वैसी स्थिति में दोनों में बहुत बड़ा सरकार इस पर तो ये इशारा कर रहे हैं 32 लोग हैं इधर आएंगे।